hope I'm clearly audible and visible to all of you. Please write once in the chat box if I'm clearly audible and visible to all of you so that we can start today's session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बजट के बारे में, है ना। तो फाइनली द फाइनल वाला बजट आ चुका है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले हम क्या क्या करेंगे इस सेशन में, बजट की कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, राइट। बिकॉज आपकी क्लास में बजट नहीं होने वाला, जो बजट सेशन अपन कंप्लीट करेंगे यहीं पे करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहले हम बजट की बेसिक समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है बजट के बारे में एंड ऑल। देन सेकेंड पार्ट में हम इस साल के बजट को समझेंगे। तो पहले लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ बजट। बहुत ही जल्दी में क्रिस्प में हम इसके आर्टिकल समझ लेंगे, बिकॉज इस साल जो हमने इंटरिम बजट भी पढ़ा था उस इंटरिम बजट में भी हमने बजट के बेसिक्स समझे थे, राइट। हमने बजट के बेसिक्स समझे थे, तो पहले बजट के बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू द दिस ईयर का बजट। तो सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी है, इट इज आर्टिकल नंबर 112, आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है बजट के बारे में। बट द वर्ड बजट इज नॉट यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112, 1 + 1 = 2, यही तो हमारा बजट है ना। तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट बजट, और यू कैन से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब हम इस बजट के बारे में बात करते हैं या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये होता क्या है, इट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंसेस एंड टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार का अगले एक साल में एस्टिमेटेड खर्चा है और सरकार का एस्टिमेटेड इनकम है। तो गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब होता है इनकम, इसका ये हिसाब किताब होता है। तो ये होता है फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो अगला एक सवाल, एक सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट कितना टाइम होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये चलता है। अब ये साल स्पेशल था बजट के लिए, इसलिए हम बजट दो बार डिस्कस कर रहे हैं। ये साल स्पेशल क्यों था, इस साल आया था एक इंटरीम बजट। अब इंटरीम बजट क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरीम बजट। तो इंटरिम बजट में क्या किया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली वी डू इन इंटरिम बजट, जिस साल इलेक्शंस होते हैं। देखो, अब अगर बजट पूरे एक साल के लिए आएगा, बजट पूरे एक साल के लिए आएगा, लेकिन जिस साल इलेक्शन है अगर उस साल भी भारत सरकार को मौका दिया जाए, जो भी पावर में गवर्नमेंट है उनको मौका दिया जाए कि वो पूरे साल का बजट दे सकते हैं, तो अगर वो पूरे साल का बजट दे देंगे तो दे कैन इंट्रोड्यूस सम स्कीम्स विच आर वेरी, यू कैन सी, इंटरेस्टिंग या फिर फैसिनेटिंग है। कि पब्लिक जो है, सरकार ने बोल दिया सबके अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे, बात अलग है, बोला था, है ना, आए नहीं, लेकिन सरकार ने अगर बोल दिया सबके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, अगर बजट में बोल दिया तो वोट तो ऑफकोर्स पलट ही जाएगा। एंड ये वोट ना पलटे, ये वोट ना पलटे, इसके लिए जिस साल भी इलेक्शंस होते हैं उस साल भारत सरकार को या फिर जो भी गवर्नमेंट है उनको फुल फ्लेज बजट नहीं दिया जाने देता। उन्हें बोला जाता है आप पहले इंटरिम बजट डालो, और इस इंटरिम बजट में आप कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू एनी मेजर चेंजेस। तो उनको बस जो चलती हुई उनकी पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करना होता है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन द नॉर्मल बजट केम ऑन लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, राइट, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी, सॉरी, 1 फरवरी को जो आया था, उस 1 फरवरी के बजट में इन्होंने कंटिन्यूएशन ऑफ द चीजों का किया सिर्फ। एंड अब जो आया है ये एक फुल फ्लेज बजट है, बिकॉज सरकार चुन के आ गई, अगर बदल जाती तो दूसरी सरकार अपना बजट लेके आती, वरना अगर सरकार चेंज हो जाती तो और फुल फ्लेज बजट पहले ही आ जाता तो पुरानी सरकार का बजट इस सरकार को चलाना पड़ता। दैट्स व्हाई पहले क्या रिलीज हुआ, इंटरिम बजट, और अब क्या आया है, फुल फ्लेज बजट, राइट। तो फुल फ्लेज बजट आया है अब। तो इस साल का जो बजट है वो फुल फ्लेज बजट अब आ चुका है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब 2017 में, इन द ईयर 2017, हमारे देश में वी हैड फ्यू चेंजेस इन द बजट, कुछ चेंजेस किए थे हमने बजट में। एक, पहले क्या होता था, ये बजट जो है ये लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी को रिलीज किया जाता था, लेकिन इस वजह से क्या होता था, हमारा फिस्कल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जा रहा है, बट बजट जो है वो लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी को आ रहा है, और बजट को पास होने में 2 महीने लग जाते हैं धीरे धीरे।
तो पूरा के पूरा मार्च मंथ एज वेल एज अप्रैल मंथ जो है वो बजट को पास करने में लग जाता था। एंड देन देयर वाज अ प्रॉब्लम, इस वजह से वहां दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या होती थी? फाइनेंशियल ईयर तो शुरू हो गया 1 अप्रैल से, लेकिन बजट अभी तक पास ही नहीं हुआ। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस भारत सरकार ने क्या डिसाइड किया कि पूरे बजट को ही अगर अपन एक महीना पहले कर ले, लास्ट डे ऑफ फेब की जगह फर्स्ट डे ऑफ फेब, लास्ट डे ऑफ फेब की जगह फर्स्ट डे ऑफ फेब कर ले तो इजी रहेगा। बजट जो है वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले स्टार्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस बजट को एडवांस किया गया। पहले वो आता था लास्ट डे ऑफ फेब के, उसे कर दिया है फर्स्ट डे ऑफ फेब। देन उसके बाद दो बजट को मर्ज कर दिया। हमारे देश में ब्रिटिशर्स जब राज करते थे, ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स हमारे देश का भला चाहते थे, हमारे देश की पूरी वेल्थ जो है उठा के अपने देश में ट्रांसफर करना चाहते थे, और ज्यादा तेजी से अपने देश की वेल्थ उनके देश में लेके जाए, इसलिए उन्हें रेलवे चाहिए थी कि भाई पूरे देश में जहां भी वेल्थ है उसको उठा के क्या करो, कोने पे लेके आओ पहले, और पोर्ट से अपने देश में लेके जाओ। तो देश के सेंटर से कोने पे लाने के लिए रेलवेज का यूज करो, इसलिए वो रेलवे पे बहुत पैसा खर्चा करते थे। बट आज की डेट में ऐसा है नहीं। आज की डेट में पहले अगर ब्रिटिशर्स 100 रुपए खर्चा करते थे, उसमें से 40-50 रुपए रेलवे पे लगा देते थे। अब भारत सरकार ने उसे चेंज कर दिया। अब हमारा बजट का मान लो 100 रुपए अगर खर्चा होता है तो अराउंड 7-8% टाइप का खर्चा रेलवे पे होता है, और उसके लिए सिर्फ एक अलग से बजट लेके आना इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। इसलिए हमने एक कमिटी सेटअप की थी कॉल्ड बिबेक देब्रॉय कमेटी। इस विवेक देब्रॉय कमेटी के कहने पे हमने रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज करके एक जनरल बजट सिर्फ रखा है। ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स लूटने के लिए हमें उन्होंने एक्वर्थ कमेटी सेटअप की थी, और इस एक्वर्थ कमेटी ने कहा था कि रेल बजट को अलग कर दो, रेलवे पे बहुत पैसा लगाओ, सो दैट वेल्थ अपन अच्छे से लेके जा सके इस देश की। एंड लास्टली 2017 में हमने प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी खत्म कर दिया। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? हमारे देश में 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी जब 2014 में इलेक्ट हुए, 15 अगस्त 2014 को, इन्होंने क्या कहा? 5 ईयर प्लान खत्म, प्लानिंग कमीशन खत्म। अगर 5 ईयर प्लान खत्म, प्लानिंग कमीशन खत्म, तो बजट के अंदर जो एक खर्चा होता था जिसे कहते थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी खत्म हो गया, क्योंकि अब 5 ईयर प्लान ही नहीं होते। अब एवरीथिंग इज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। पूरा एक्सपेंडिचर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, हर साल प्लान किया जाता है। तो अगर हम इस बार देखें, 2017 से 3 चेंजेस जो किए गए ये आपको याद रखने हैं। एक तो बजट को एडवांस कर दिया गया, दूसरा रेल बजट जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया, और तीसरा प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म कर दिया। ये तो हो गए बेसिक्स ऑफ द बजट। अब जब बजट पार्लियामेंट में लाया जाता है, जब बजट पार्लियामेंट में लाया जाता है तो वो 6 अलग अलग स्टेजेस से पास होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन ऑन बजट, स्क्रूटिनी बाय द डिपार्टमेंटल कमेटी, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। तो ये 6 स्टेजेस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर 6 स्टेज। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेरेमनी होती है जिसे कहते हैं हलवा सेरेमनी। सुना होगा आपने, अभी कुछ दिनों पहले हुई थी। तो ये क्या मार्क करती है हलवा सेरेमनी? अब बजट देखो बनाना, जब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बजट बनाता है, तो बजट बनाना एक बहुत ही सीक्रेट चीज है। ऑफ कोर्स बजट पहले ही पता चल जाए, बाहर आ जाए तो वो दिक्कत की बात है। तो बजट बनाना एक सीक्रेट चीज है, तो किसी को पता ना चले कि कब बजट पूरा बन चुका है, इसके लिए एक सेरेमनी की जाती है जिसे कहते हैं हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर हलवा बनाया जाता है, और वो हलवा लोगों में बांटा जाता है कि ताकि पब्लिक को पूरे पता चल जाए कि बजट जो है वो प्रेजेंट बन चुका है, प्रेजेंट नहीं, वो बन चुका है। तो हमारे जैसे लोगों को पता नहीं होता कि बजट कब बना। जब हलवा सेरेमनी होती है तब तब समझ लो कि बजट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, और फिर इस बजट को लेके आया जाता था। अब जब इस बजट को लाया जाता था, जब इस बजट को लाया जाता था तो इनिशियली इसे अंग्रेजों की तरह लेदर की बैग में लाया जाता था, बिकॉज अंग्रेज अपने देश में लेदर बैग में बजट लेके जाते थे। लेकिन हमारा देश तो बही खाते वाला देश है, लेदर बैग थोड़ी ना होती है। इसलिए हमारे देश में इस बजट को भी अब चेंज किया गया है। पहले जो लेदर बैग में बजट जाता था, अब वो रेड कलर के कपड़े में डाला जाता है। अब वो रेड कलर के कपड़े में डाला जाता है, लाया जाता है, जो आपने फोटो में शुरुआत में देखा भी होता, निर्मला सीतारमन के हाथ में था वो। उससे कहते हैं बही खाता। हमारा बही खाता है वो पूरे साल का, राइट? तो ये है बही खाता, जो
प्रेजेंट किया जाता है। हमारे देश का पहला इंडिपेंडेंस के बाद का बजट तुरंत ही आ गया था 1947 में, बिकॉज बजट भाई, बाकी आपको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाद में यू कैन से इनैक्ट हुई, वो सारी चीजें तो आपको पता ही है, लेकिन बजट तो शुरुआत से ही लगेगा ना, सरकार कैसे चलेगी। दैट्स व्हाई बजट जो है वो पहली बार प्रेजेंट किया गया इन द ईयर 1947। अब मुझे आपको फटाफट चैट बॉक्स में बता देना है कि कौन थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने हमारा पहला बजट प्रेजेंट किया था। हु वाज दिस फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने इस बजट को प्रेजेंट किया था। और इतना इंटरेस्टिंग सेशन, इतनी फटाफट आपको बजट आने के 1 घंटे बाद दे रहे हैं, तो इसके लिए लाइक तो बनते हैं ना। तो अभी तक 300 लोग लाइव और 70 लोग लाइक कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। तो जल्दी से सेशन के ऊपर लाइक्स भी कर दो, ताकि हम शुरू करें बजट इस बार का। ये जो हमें पढ़ना है उसके की फीचर्स, उसकी थीम, उसकी फिस्कल प्लानिंग, उसके टैक्स रिफॉर्म्स, एंड इसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द बजट। आज तक का हिस्ट्री में आज तक का हमारा सबसे बड़ा बजट का लंबा स्पीच इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, सबसे लंबा वर्ड्स में हमारा बजट का स्पीच दिया गया था बाय मनमोहन सिंह जी 1991, जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये था। देन सबसे लंबा बजट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, बहुत टाइम लगा उसको प्रेजेंट करके पढ़ के बताने में, तो इट वाज निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने 2020 का जो बजट पढ़ा था वो सबसे लंबा था। एंड सबसे ज्यादा टाइम्स बजट किसने प्रेजेंट किया है, तो इट इज मोरारजी देसाई जी, इन्होंने 10 बार प्रेजेंट प्रेजेंट किया है। And बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, इट इज आर के शनमुखम चेट्टी जिन्होंने हमारा पहला बजट प्रेजेंट किया था। बिल्कुल सही, बहुत सुपर। चलो लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, यही चाहिए था अपन को, है ना। तो अब आ जाते हैं इस बार के बजट पे, अब आ जाते हैं इस बार के बजट पे। तो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही है जो आपको मिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे, प्लस ये पीपीटी तो ऑफकोर्स अपलोड हो ही जाएगी, पता है आपको, टेलीग्राम चैनल पे, राइट। जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको मिल ही जाएगी। बट इस बजट में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो इसकी जो मेन थीम दी गई है, उस थीम के अराउंड भारत सरकार कैसे काम करने वाली है, जैसे कि 4 एरियाज बोले गए हैं, उस पे काम करना है। 4 मेजर कास्ट इन इंडिया जिन्हें खत्म करना है। ये कास्ट वाली कास्ट नहीं है, पता चलेगा आपको कैसी कास्ट है। और 4 थीम के एरियाज है। फिर इन थीम पे हम कैसे कैसे काम करेंगे ये समझेंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हमारे लिए है तो उनको समझेंगे। देन फिस्कल प्लानिंग, फिस्कल प्लानिंग मीन्स जो फिस्कल डेफिसिट वगैरह होता है भारत का, कितना फिस्कल डेफिसिट होने वाला है क्या नहीं, ये सारी चीजें, रिवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, वो सब क्या होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज फिस्कल डेफिसिट, ये सब हम समझेंगे। एंड देन टैक्स रिफॉर्म्स, जो बहुत सारे लोगों को इंतजार होता है, बिकॉज अभी 31st तक इस साल टैक्स भरना है, पता ही है सबको, इस महीने की 31st तक टैक्स भरना है। बट अगले साल के लिए कुछ टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं जो हमारे देश का मेजरली मिडिल क्लास है उनको बेनिफिट देने के लिए कुछ टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं, उसके बारे में समझेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैट बॉक्स में बाद में इस सेशन के, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं बजट के बारे में। सो फर्स्टली देयर आर 4 फोकस एरियाज, 4 फोकस एरियाज डिसाइड किए गए हैं इस बजट के। और यू कैन से 4 कास्ट बोली गई है, 4 कास्ट है हमारे देश में। ऑफ कोर्स कास्ट जो बाय बर्थ मिलती है वो वाली कास्ट नहीं, जो हमारे देश को एक्चुअली यू कैन से डिवाइड कर रही है और लोगों को एक तरीके से डिस्पैरिटी लाती है, वो 4 प्रॉब्लम्स। एक, गरीबी, पुअर पीपल, गरीबी सबसे बड़ी कास्ट है। दूसरा, बीइंग अ वुमन, महिला होना हमारे देश में एक अलग दिक्कत होती है, राइट, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। तीसरा, हमारे देश का फार्मर, इनके अपने इश्यूज है, इनके अपने प्रॉब्लम्स है। एंड चौथा, हमारे देश का युवा, यूथ, राइट, यूथ। तो इसमें फोकस किया गया है ऑन 4 लोग। एक, गरीबी, दैट इज पावर पुअर पीपल। दूसरा, महिला, दैट इज वुमेन। तीसरा, अन्नदाता, दैट इज फार्मर। एंड चौथा, युवा, दैट इज यूथ। इन 4 पे इन्होंने बोला है कि दीज आर मेन फोकस एरियाज। ये 4 कास्ट है जो हमें इक्वालिटी पे लेके आनी है, राइट, 4 लोगों को हमें इक्वालिटी पे लेके आना है। एंड इसको लाने के लिए 4 थीम है जिसपे हमें काम करना होगा। वी हैव टू वर्क ऑन 4 थीम्स। हमारे देश के यूथ को सबसे पहली चीज क्या चाहिए, दे नीड एम्प्लॉयमेंट।
तो पहली थीम इस साल के बजट की है एम्प्लॉयमेंट। दूसरी थीम, हमारे देश का जो यू कैन से एक तरीके से यूथ है, उनको दूसरी जरूरत है स्किल डेवलपमेंट, स्किलिंग की, ताकि वो इवन जो फार्मर है, अन्नदाता है, वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके, ताकि उनके बच्चे स्किल्स लेके जॉब क्रिएट करके जॉब ले सके। देन एमएसएमई सेक्टर, फार्मर टू हैव डाइवर्सिफाइड इनकम, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे हम अंडर द एमएसएमई सेक्टर। एंड लास्टली हमारे देश का मिडिल क्लास। पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूअसली ये बोला जा रहा था कि इस बार या कुछ बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ खास किया नहीं गया गया है, इसलिए इस बार के बजट में मिडिल क्लास पे काफी फोकस किया गया है। इसलिए मिडिल क्लास पे काफी फोकस किया गया है, टैक्स में रिफॉर्म्स किए गए जो हम देखेंगे अभी। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम समझेंगे, बट इस बार के बजट की थीम जो है ये आपको याद रखनी है। इट इज फोकसिंग ऑन फोर थिंग्स: एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई सेक्टर एंड मिडिल क्लास। इन चार चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस है बजट का। नाउ लेट्स गो इन वन वन प्रायोरिटी, एक एक करके एक एक प्रायोरिटी में चलेंगे। जैसे कि एक प्रायोरिटी है फार्मर, राइट? तो इस प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो फोकस किया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी स्लाइड्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ने का मन करे तो बाद में आप पीपीटी से जरूर पढ़ सकते हैं, बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जिस्ट है, जो काम की चीज है, वो मैंने निकाल के आपको यहाँ पे बता दी है, जो आपको याद रखनी है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल, राइट? आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो सबसे पहली चीज जिसकी यहाँ पे बात की गई है, दैट इज अबाउट फार्मर। तो फार्मर को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं? हमारे देश में क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा होता है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बारिश कम हो जाती है, कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ निगेटिव इंपैक्ट हो जाते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोला गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, और या फिर क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप जो होते हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है, जो क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से अफेक्ट ना हो निगेटिवली। दूसरा, हमारे देश के कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हमने देखा, हमारे देश के वन ऑफ द फेमस कोऑपरेटिव्स वाले पर्सन जिन्होंने हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया था, राइट, वर्गीस कुरियन जी। इन्होंने कोऑपरेटिव्स का यूज करके पूरे देश और दुनिया को अमूल दिया, राइट? वैसे ही एग्रीकल्चर में चेंजेस लाके जिस बार इनको इवन भारत रत्न भी मिला है, दैट इज एमएस स्वामीनाथन जी, जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था। इन्होंने व्हाइट लाया था, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, राइट? तो ऐसे ही कोऑपरेटिव्स का यूज करेंगे सो दैट फार्मर्स जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। इसी बात पे एक और सवाल निकल के आता है, इस बार के भारत रत्न रिसिपिएंट्स, एक का नाम तो मैंने बता दिया है आपको, टोटल 5 नाम है, एक तो एम एस स्वामीनाथन जी है, बचे हुए 4 भारत रत्न रिसिपिएंट्स के नाम मुझे फटाफट बताने हैं। देन हमारे देश का वन ऑफ द इंपोर्ट, जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट होता है, वो होता है ऑयल सीड्स। ऑयल जो बनाया जाता है या ऑयल जो बनाया जाता है, तो वो ऑयल सीड्स हम इंपोर्ट करते हैं मेजरली। पाम ऑयल के लिए जो इंपोर्ट होता है वो सारी चीजें। तो हमारे देश का ऑयल के लिए जो सीड ऑयल होता है, जो घर में यूज होता है, उस ऑयल के लिए डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए आत्मनिर्भरता लाने की बात की गई है। इसमें बोला गया है मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सिसमे ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तो सो दैट भारत क्या हो जाए, ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भर हो जाए। देन हमारे देश में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताई गई है, क्या बनाना है, हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड, जिससे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। 109 हाई यील्डिंग वेराइटी बनाने की बात की गई है एंड 32 क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी ऑफ सीड्स बनाने की बात की गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ याद रख लेना। 109 HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, एंड 32 क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स बनाने की इसके अंदर बात की गई है। एंड एडिशनली फार्मर्स फेस वन मोर प्रॉब्लम, जो वो एग्रीकल्चरल चीजें ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स मेजरली ग्रो करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है एंड जब तक वो मार्केट में पहुंचे वो खराब हो जाती है। दैट्स वाई एक बहुत अच्छा सप्लाई चेन सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए फॉर वेजिटेबल्स, और इसीलिए बात की गई है वेजिटेबल के सप्लाई चेन को बढ़ाने के बारे में। सो दिस वाज अबाउट फार्मर वेलफेयर, यू कैन से। अब दूसरा एरिया आता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग।
एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स को बढ़ाने की बात की गई है। बट इससे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सबने। इट इज पीवी नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बहुत अच्छे, चौधरी चरण सिंह जी एंड कर्पूरी ठाकुर जी, अपार्ट फ्रॉम एम एस स्वामीनाथन जी, जिनको ये भारत रत्न मिलने वाला है। हर साल जनरली भारत रत्न 3 लोगों को मिलता है, लेकिन इस बार 5 लोगों को दिया जा रहा है। पिछले 2-3 साल से भारत रत्न दिया नहीं गया था, बट दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके 5 लोगों को ये देना होगा, जिसमें से सिर्फ एक पर्सन जो है वो जिंदा है, दैट इज एल के अडवाणी जी, वो इसे लेंगे। बाकी सबको पोस्ट थॉमसली डेथ के बाद दिया जा रहा है। फर्स्ट 3 रिसिपिएंट्स, इसी बात पे, हमारे देश के पहले 3 रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न कौन थे वो बता देना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के बारे में। तो बहुत सारी बातें बताई गई है, बट द जिस्ट ये है कि 50 लाख जॉब क्रिएशन की बात की गई है। 50 लाख जॉब क्रिएशन होंगे अगले 1 साल में। 20 लाख यूथ का स्किलिंग किया जाएगा। 20 लाख यूथ जो है उनको स्किल्स दिए जाएंगे। 1,000 नए आईटीआई इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। 1,000 नए आईटीआई इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। अब ये आईटीआई इंस्टीट्यूशंस जनरली क्या होते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, जो नॉर्मल जॉब्स के लिए होती है, जैसे मैकेनिक का जॉब हो गया या फिर फिटर का जॉब हो गया या फिर प्लम्बर के जॉब हो गए। इन सब के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है आईटीआई के थ्रू, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो वो आईटीआई जो है वो 1,000 और आईटीआई इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई है। एंड एजुकेशनल लोन्स को इजी करने की बात की गई है, मेजरली हायर एजुकेशन के लोन्स। तो आप सबके लिए भी अच्छी चीज है ये, हायर एजुकेशन के लोन्स इजी हो जाएंगे। अगर आप घर वालों से पैसे नहीं लेना चाहते और अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो जिसकी फीस हाई क्यों ना हो, आपके लिए सरकार इजीली लोन अवेलेबल करके देगी। इवन एजुकेशनल लोन में 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन की भी बात की है। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप एनएलएस बैंगलोर पहुंच जाते हो और आपको 20 लाख रुपए का लोन चाहिए। 20 लाख रुपए का लोन आपको दे दिया जाएगा। 6 साल की आपकी मान लो 5 साल की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके बाद छठे साल से आपको ये लोन रीपे करना स्टार्ट करना होगा। इस लोन में मान लो आपको 9% का इंटरेस्ट रेट लगाया गया है, इसमें 3% का इंटरेस्ट भारत सरकार भरेगी आपके लिए। तो 3% क्या दिया गया है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया है कि भारत सरकार आपके लिए 3% इंटरेस्ट भरेगी। भारत सरकार आपके लिए 3% इंटरेस्ट भरेगी। तो वेरी गुड थिंग फॉर द एजुकेशनल लोन्स, राइट। देन नेक्स्ट इज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, उसके लिए कुछ और चीजें की जाएगी। जैसे हमारे देश के कुछ एरियाज है जिनको हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे कि अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। और इस अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर पॉइंट जो डेवलप किया जाएगा, दैट विल बी गया। बताइए आपको इस बार, अभी वैसे भी है ना, बिहार के बिना और आंध्रा के बिना सरकार तो नहीं चल पाएगी, राइट। तो बिहार के लिए यहाँ पे बिहार काफी टाइम से स्पेशल स्टेटस का भी डिमांड कर रहा है। हमने उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड सेशन लिया था, आई होप आप सबने वो देखा हो। तो वहां पे हमने क्या बात की थी, वहां पे हमने बात की थी बिहार डिमांड्स स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस वो डिमांड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस तो उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। बिहार के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे इनिशिएटिव्स है इस साल के बजट में, और आंध्र प्रदेश के लिए, बिकॉज चंद्रबाबू नायडू हो या फिर है ना नीतीश कुमार जी हो, इनके बिना सरकार का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए गया जो है उसको डेवलप किया जाएगा एज अ नोड बिटवीन दिस अमृतसर कोलकाता। ये जो अमृतसर कोलकाता पूरा रूट चलने वाला है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में गया एक नोड बनाया जाएगा। देन प्रधानमंत्री, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है PMJUGA, दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये है। इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि ये क्या है। इट इज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ग्राम का मतलब पता ही है आपको, और उन्नत का भी मतलब पता है। तो रूरल एरियाज, विलेजेस, अराउंड 63,000 विलेजेस को टारगेट किया गया है, जिसके अंदर जनजातीय लोग, दैट मीन्स ट्राइबल लोग मेजरली रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी।
5 करोड़ का ट्राइबल पॉपुलेशन जो एरिया का है, उन ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर मेजर फोकस करना है। ऑफ कोर्स इसमें स्टेट्स आ जाएंगे जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके ऊपर फोकस करने की बात की गई है। एंड आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का एक अलग से फंड रखा गया है। 2024-25 के लिए एक 15,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। देन आंध्रा में भी 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास होते हैं, उसके सेंटर, उसके जो नोड है वो आंध्रा में बनाए जाएंगे। एक है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड दूसरा है हैदराबाद बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इन दोनों को आंध्रा के थ्रू या आंध्रा में उसका बेस बनाया जाएगा, बिकॉज अगेन यू नो आंध्रा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस गवर्नमेंट। देन पोस्ट पेमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स जो होती है, तो हमारे देश में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब हर किसी का पर्सन का अकाउंट बैंक में होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इंडियन पोस्ट जो है उसके पेमेंट बैंक्स बढ़ाए जाएंगे, 100 ब्रांचेस बढ़ाई जाएगी स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट का रीजन, बिकॉज यहाँ पर भी ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते, तो 100 ब्रांचेस इस पोस्ट पेमेंट बैंक की बढ़ाई जाएगी, ऐसा बोला गया। देन नेक्स्ट is about for the development of manufacturing and services, या फिर कह सकते हो MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब ये जो MSME सेक्टर था ना, इस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लाई थी जिसे कहते थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर 3 लोन दिया करते थे। एक हुआ करता था शिशु, दूसरा किशोर एंड तीसरा तरुण। ये 3 लोन दिए जाते थे। जैसे कि मान लो जो किसी को कम अमाउंट के लोन की जरूरत है, अप टू से 1 लाख का लोन है, तो वो शिशु में दिया जाएगा। 1 लाख से मान लो 5 लाख तक का लोन है तो वो किशोर में, एंड 10 लाख तक का लोन अगर किसी को चाहिए तो वो तरुण में दिया जाता था। अब इसकी लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब कहा गया है कि ये जो मुद्रा, इसी को मुद्रा योजना कहते थे, ये कोलैटरल फ्री लोन है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? कोलैटरल फ्री लोन है। कोलैटरल फ्री का मतलब क्या होता है? कोलैटरल मतलब जो आप गिरवी रखते हो। इस मुद्रा योजना के अंडर आपको लोन लेने के लिए कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती। आप कोलैटरल फ्री, बिना किसी कोलैटरल को दिए बिना ये लोन ले सकते हो। तो मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ा दी गई है टू 20 लाख रुपीज फ्रॉम करंट 10 लाख। 10 लाख से इसे 20 लाख रुपए कर दिया है। ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज कुछ चेंजेस जो किए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ये याद रखना है, मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख कर दिए गए हैं। देन 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने का भारत सरकार ने बोला है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट के अंदर 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स विल बी डेवलप्ड। देन नेक्स्ट पार्ट इज फॉर अर्बन डेवलपमेंट। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? टेल मी वंस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मूव अहेड। देखो ये आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दिस इज नॉट ओनली बजट। इससे क्या होता है, कई बार अगले न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे, अगले 4 से 5 दिन सिर्फ बजट छाया होगा न्यूज़पेपर में, और हर एक चीज से, जैसे मैंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की, तो आपके एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन मुद्रा योजना के ऊपर बन सकते हैं। तो एक एक चीज जो बजट में जनरली बोली जाती है, उस एक एक चीज, एक एक वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है। द नेक्स्ट इज अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अब स्ट्रीट फूड को डेवलप करने के लिए हमारे देश का अगेन जो मिडिल क्लास है, राइट, जो मिडिल क्लास है या फिर MSME सेक्टर है या फिर हमारे देश की गरीबी को हटाने के लिए बात की जा रही है 100 वीकली हार्ट्स डेवलप करने के लिए। अब आप में से कोई लोग अगर कभी दिल्ली हाट गए हो तो आपको पता होगा दिल्ली हाट में क्या होता है, अलग अलग स्टेट का फूड आपको मिल जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल का फूड, साउथ इंडिया का केरला भवन या फिर केरला का फूड मिल जाता है, महाराष्ट्र का फूड मिल जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लो अब पटना एक शहर है, अब पटना शहर में
एक वीकली हाट लगाया जाएगा। हाट मतलब वहां पे नियर बाय एरिया के या अपने अपने एरिया का फूड लेके लोग आएंगे और वो एक हाट सेटअप किया जाएगा जहां पे लोगों को प्रमोट किया जाएगा अपने एरिया के फूड को, अपने एरिया के आर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो दिल्ली हाट में बहुत से लोग आर्टिस्टिक चीजें भी खरीदने जाते हैं, तो वो सारी चीजें की जाएगी बाय डेवलपमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स फॉर स्ट्रीट फूड। तो अलग अलग एरिया के स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो है उनको प्रमोट करने के लिए, आजकल तो वैसे भी स्ट्रीट फूड के वेंडर्स पता नहीं क्या क्या फैंसी चीजें कहते हैं और बिग बॉस तक पहुंच जाते हैं। तो रियलिटी में जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है जिनको सच में जरूरत है उन लोगों को प्रमोट करने की बात की गई है। एंड दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। अब प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार ने स्टार्ट की थी। इसके दो एंड थे, एक रूरल और दूसरा अर्बन। जैसे इनमें क्या किया जाता था, लोगों को रूरल एरिया में घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी, फंडिंग दी जाएगी सो दैट वो अपना घर बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर क्या दिया जाता था, लो लो इनकम ग्रुप है LIG, मीडियम इनकम ग्रुप है MIG, इनके लिए सब्सिडाइज रेट पे फ्लैट्स बनाए जाते थे और उनको वो दिए जाते थे, ताकि हाउसिंग फॉर ऑल वाज द स्कीम। भारत सरकार ने वैसे तो टारगेट रखा था कि हमारे देश में हाउसिंग फॉर ऑल होएगा बाय द ईयर 2022। वैसे तो टारगेट क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022 का टारगेट था, बट वो अचीव नहीं हो पाया तो हमने उसे एक्सटेंड किया ऑफ कोर्स। और अभी मेजरली अर्बन एरिया में बहुत सारे स्लम्स है, उन स्लम्स को हटाने के लिए भारत सरकार ने क्या बोला है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर 1 लाख करोड़ का खर्चा करेगी भारत सरकार। और ये जो 1 लाख करोड़ है, ये 1 करोड़ फैमिलीज को घर देने में काम आएगा। तो फैक्ट याद रखनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर 1 लाख करोड़ का खर्चा करके 1 करोड़ फैमिलीज को घर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट इज हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। देखो, हो क्या रहा है, हमारे देश में कई बार एग्रीकल्चरल चीजें खराब हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज ऑफ द फ्लड्स, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट्स। एंड दैट्स व्हाई हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इवन हमारे देश के जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, इनको सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले, राइट, सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिले। हमारे देश के जो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिले। इन सब चीजों के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने दो चीजों पे फोकस करने की बात की है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत नाम से स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की बात की गई है। तो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे जिसका नाम रखा गया है भारत स्मॉल रिएक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, राइट। भारत स्मॉल रिएक्टर्स बनाए जाने वाले हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। एंड इसी बात पे मुझे बता दो, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर क्या नाम था उसका, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। आज की डेट में हमारे देश में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है एंड 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, राइट। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर या पावर प्लांट जो हमारा था सबसे पुराना वॉज तारापुर इन महाराष्ट्र। एंड आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडानकुलम इन तमिलनाडु, राइट, कुडानकुलम इन तमिलनाडु। और फ्यूचर में हमारा जल्दी ही बनने वाला सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो भारत, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला है विथ असिस्टेंस फ्रॉम फ्रांस, जिसका नाम है जैतापुर पावर प्लांट, दैट विल बी अगेन लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत अच्छे, सही नाम बताया आप सबने, उसका नाम था अप्सरा, जो कि बनाया गया था बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई में। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे एक तो बात की गई है भारत स्मॉल रिएक्टर्स के बारे में कि भारत नाम के स्मॉल रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च करी थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जिन जिन लोगों ने अपने घरों के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाए हैं, घरों के आसपास सोलर पावर प्लांट लगाए हैं, उन्हें क्या मिलेगा, मुफ्त बिजली मिलेगी। इवन वो अपना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकते हैं। उसके लिए क्या बोला गया है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अगर वो अपने घरों पे क्या लगाते हैं,
सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं, इनको हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। और इस स्कीम के अंडर अभी तक 14 लाख पीपल हैव रजिस्टर्ड। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 14 लाख एप्लीकेशंस अभी तक आ चुके हैं, राइट। 1.28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया कि यस हम इसके अंदर चाहते हैं, जिसमें से 14 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर रजिस्टर किया है या एप्लीकेशन डाली है। इसमें काम की चीज आपको क्या याद रखनी है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, 300 यूनिट इनको फ्री मिलेंगे, और अभी तक 14 लाख एप्लीकेशन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर आने वाले हैं। अब हम समझते हैं कि आगे और क्या किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये परसेंटेज आपको याद रखना है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत सरकार खर्चा करती है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। जिससे भारत सरकार क्या करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने बोला है जीडीपी का 3.4% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाने वाला है। हमारे देश की जीडीपी विच इज समवेयर अराउंड $3 ट्रिलियन, राइट। तो $3 ट्रिलियन में से 3.4% अप्रोक्सीमेटली जो भारत सरकार का खर्चा है, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज इंफ्रा में खर्चा करेंगे, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उतना फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, उतने ही यू कैन से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। दैट्स वाई ये परसेंटेज याद रखना है कि भारत सरकार के हिसाब से कितना खर्चा भारत सरकार करने वाली है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इट इज 3.4% ऑफ द जीडीपी। और अगर आप नंबर में याद रखना चाहते हैं तो इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर भी दिया है इसे। तो भारत सरकार खर्चा करने वाली है 11,11,111 करोड़, 11,11,111 करोड़ रुपए का खर्चा। अब 11 का डोनेशन होता है ना हमारे यहाँ पे, तो 11 अच्छा नंबर होता है, तो 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया जाएगा, विच इज अराउंड 3.4% ऑफ द जीडीपी, विच इज अराउंड 3.4% ऑफ द जीडीपी। और इसके अलावा भारत सरकार ने इसी बजट के साथ लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4, PMGSY, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो हमारे देश के छोटे छोटे गांव है, राइट, छोटे छोटे गांव है, उन गांव को कनेक्ट करने के लिए। तो इस योजना को वैसे भारत सरकार ने स्टार्ट किया था 2015 में, 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंदर हमारे देश के छोटे गांवों को कनेक्ट करना था वाया रोड। तो इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर अब इसका फेज 4 स्टार्ट किया जाने वाला है। फेज 4 स्टार्ट किया जाएगा, जहां पे 25,000 गांवों को जोड़ा जाएगा विद द रोड। जो रूरल हैबिटेट्स है, छोटे छोटे गांव है, 25,000 नए गांवों को जोड़ा जाएगा विद द रोड्स के साथ, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टूरिज्म के लिए क्या डेवलपमेंट की जाएगी, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने बताया था, फोकस किस पे है, बिहार, है ना। बिहार का टूरिज्म डेवलपमेंट, बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट। इसलिए दो टेम्पल कॉरिडोर की बात की गई है, एक विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड दूसरा महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर, बोथ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ गया। गया बिहार के एरिया में जो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर है और जो महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर है, इसको टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनाने की बात की गई है एक तरीके से। और इसको डेवलप किया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन्होंने कुछ साल पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, जैसे कि वहां पे काशी विश्वनाथ है या उसके अगल बगल बनारस के आसपास, है ना, सारनाथ हो गए, या और भी जितने भी टेम्पल कॉरिडोर है उन सबको, या फिर जितने टूरिस्ट स्पॉट है उन सबको अच्छे से डेवलप किया जाए। इसके लिए काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर स्टार्ट किया गया था। वैसे ही अब बिहार में विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को स्टार्ट करने की बात की गई है। देन स्पेस इकोनॉमी, स्पेस इज द न्यू एरिया ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज वॉरफेयर, दोनों का नया एरिया बनने वाला है। दैट्स वाई इस स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1,000 करोड़ भारत सरकार खर्चा करने वाली है। स्पेस के बारे में अगेन आपके एग्जाम का फेवरेट एरिया होता है। एंड रिसेंटली जैसे हमने
प्राइवेट रॉकेट के लॉन्च देखे, प्राइवेट यू कैन से एक तरीके से जो लॉन्च पैड है उसको लॉन्च करने का देखा। तो अब प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में भी भारत सरकार काफी इंटरेस्ट ले रही है और स्पेस इकोनॉमी पे 1,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर नेशनल रिसर्च फंड क्रिएट किया जाएगा जिसे कहते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। कुछ टाइम पहले, आज के 1 या 2 साल पहले, मोदी जी ने एक नारा दिया था। हमने बचपन से नारा सुना है, जय जवान जय किसान, राइट। ये तो हमें याद है कि जय जवान जय किसान वॉज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, इन्होंने इसमें एक चीज जोड़ी थी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, राइट। तो ये वो जोड़ा गया था बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब मोदी जी ने इसमें जोड़ा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। दैट मीन्स जय जवान, दैट इज our army persons, military persons, जय किसान बताइए, that is for farmers, जय विज्ञान for the science, and जय अनुसंधान, that is for the research and development, that is for the research and development। तो याद रखना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के क्रिएशन की बात की गई है। देन हमारे देश के जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स है उसमें इसमें काम की चीज बोली गई है कि भू आधार फॉर ऑल द लैंड्स। जो रूरल एरिया में लोगों की एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हैं या खेती जो होती है, उस खेती का अब आपको डिजिटाइजेशन मिलेगा, और उस डिजिटाइजेशन में क्या किया जाएगा, आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ आपकी जमीन लिंक की जाएगी और आपको भू आधार नाम से एक कार्ड दिया जाएगा, आपके जमीन का आधार, दैट इज भू आधार। तो ये एक याद रखना, भू आधार नाम का एक रिकॉर्ड स्टार्ट किया जाएगा। इट इज अ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होगा, एक तरीके से आपका जो लैंड है उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जैसे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड होता है, वैसे ही आपके जमीन का भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, सो दैट जमीन की लड़ाइयाँ जो घर घर में है ना, दोस्तों में या गांव वालों में चलती है, वो सारी लड़ाइयाँ ना हो, है ना, वो सारी लड़ाइयाँ ना हो, इसके लिए देर इज अ भू आधार फॉर ऑल स्मॉल लैंड होल्डर्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर लैंड। एंड लास्टली अर्बन लैंड रिकॉर्ड वाया जीआईएस। अब रूरल लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड के लिए तो बोल दिया गया कि देयर विल बी भू आधार, बट व्हाट अबाउट द अर्बन लैंड। अर्बन लैंड का क्या करेंगे, तो आपके जो प्लॉट्स है, अर्बन एरिया के घर है, उन सबको जीआईएस का यूज करके टैग किया जाएगा, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो गूगल मैप्स टाइप होते हैं ना, जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है जीआईएस, इस जीआईएस से टैग करके आपके लैंड को भी इंश्योर किया जाएगा, उसका भी पूरा डिजिटाइजेशन किया जाएगा। अब आ जाते हैं इस पूरे बजट के लास्ट पार्ट, दैट इज इकोनॉमिक पार्ट के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट और टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर। यहां तक सब कुछ क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, और वी विल गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस बजट, दैट इज द नंबर्स वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट, फिस्कल डेफिसिट एंड टैक्स रिफॉर्म्स वाला पार्ट। बहुत बढ़िया, क्लियर, सुपर। तो यहां पे अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स यहां दे रखे हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात की गई है कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा, ऐसा सरकार का कहना है। आरबीआई का टारगेट क्या है, इन्फ्लेशन शुड बी इन द रेंज ऑफ 4 ± 2%। दैट मीन्स हमारे देश में मिनिमम इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 2%। टू मैक्सिमम इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 6%। 2% से 6% के बीच में ये इन्फ्लेशन की रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमारे देश में अगर 2022 में देखें तो ये इन्फ्लेशन जो है वो 6.7% के आसपास था, जो इसके ऊपर जा रहा था। बट अगर हम 2023 की बात करें तो इसे कंट्रोल में लाया गया है, इट इज ऑन एन एवरेज 5.4% के आसपास आ चुका है, विच इज ऑफ कोर्स विद इन द रेंज, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत कंट्रोल की इसे जरूरत तो है ही। अच्छा, इसी के बीच एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो जो लोग कोलकाता में है और अपना
जन जीके का पिछले 6 महीने का बैकलॉग कवर करना चाहते हैं, उन सब के लिए आने वाले 27 और 28 तारीख को जीके की मैराथन रखी गई है एट द टॉप रैंकर्स का सेंटर इन कोलकाता। तो भाई कोलकाता और उसके आसपास वाले लोग आ जाना उस मैराथन में, है ना। पूरे जनवरी से लेके अभी तक का जीके का बैकलॉग कवर हो जाएगा आपका। ऐसी बात पे आ जाते हैं इस टॉपिक पे। अच्छा, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपको मुझे बताना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आपको मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कहाँ पे होनी चाहिए अगली मैराथन। तो उसका भी एक मैसेज जरूर डाल देना इन द चैट बॉक्स, है ना। चैट बॉक्स में एक बार डाल देना कि कहाँ होनी चाहिए अगली मैराथन। ओके, कमेंट बॉक्स में डाल देना, नॉट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में तो बहुत अभी भीड़ हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो इन्फ्लेशन जो है वो 4% से 6% के बीच में, 2% टू 6% होना चाहिए, तो वो कंट्रोल में आ गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखनी है, 2023 का इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू द बजट कितना था, विच इज 5.4%। दूसरा इन्होंने यहां पे बोला है फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है सरकार का, तो सिंपली देखो, बजट क्या होता है, सरकार का इनकम वर्सेस सरकार का एक्सपेंडिचर। अब ऑफकोर्स जितना इनकम होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन आपका इनकम आप पैसे कमा के भी कर सकते हो या उधार लेके भी कर सकते हो, या आप उधारी लेके भी कर सकते हो। तो अगर आपने कुछ पैसा उधार लिया है और फिर उसे खर्चा किया है, जो उधारी वाला डेट वाला पार्ट जिसे कहते हैं, दैट डेट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भारत सरकार ने मान लो टोटल हमारा बजट है 40 लाख करोड़ का फॉर एग्जाम्पल, इसमें से भारत सरकार ने अराउंड 38 या 39 लाख करोड़ जो है वो इनकम से खर्चा किया है, लेकिन 1 आध लाख करोड़ का भारत सरकार ने क्या लिया है, डेट लिया है, उधारी ली है। तो ये डेट क्या होता है, ये होता है सरकार का फिस्कल डेफिसिट, ये होता है सरकार का फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का जो है वो पिछले 2-3 साल से काफी बढ़ रहा था, जैसे कि 2022 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.7% था, 6.7% ऑफ द जीडीपी था, जीडीपी का 6.7%, 3 ट्रिलियन का 6.7%। 2023 में इट वाज 6.4% ऑफ द जीडीपी, लेकिन 2024 में सरकार ने अच्छा काम किया ऐसा इनका कहना है। 2024 में भारत सरकार ने कहा था 2024 में भारत सरकार ने कहा था कि उनका फिस्कल डेफिसिट विल बी 5.8% ऑफ द जीडीपी, बट इन्होंने जो रियलिटी में अचीव किया है, तो वो है भारत सरकार का जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट इज 5.6% ओनली, 5.6% ऑफ द जीडीपी। जो बोला था उससे भी अच्छा परफॉर्म किया है, 5.8% तक जीडीपी का हमारा फिस्कल डेफिसिट हो सकता है ऐसा बोला था, लेकिन फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली हुआ उससे भी कम, इट इज ओनली 5.6% ऑफ द जीडीपी। 5.8 नहीं हुआ, सिर्फ 5.6% ऑफ द जीडीपी हमने फिस्कल डेफिसिट किया है। और अगले साल के लिए, सॉरी 5.6 भी नहीं, 5.4%, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई, 5.6 बोला था, 5.4 किया है। 5.6 की बात की गई थी, 5.8 कहां चल गया पता नहीं, है ना। 5.6 की बात की थी, 5.4 किया है, और अगले साल के लिए तो और भी अच्छा टारगेट सेट किया है, इसे 5% से नीचे लाने की बात की है, समवेयर अराउंड 4.9% ऑफ द जीडीपी करने की बात की है। सो दीज आर वेरी गुड स्टेप्स। ये नंबर आपको याद रखना है कि भाई लास्ट ईयर का जो 2023 का मान लो, 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था, 2023-24 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, वहां पे फिस्कल डेफिसिट हमारा हुआ है अराउंड 5.4% ऑफ द जीडीपी। सो विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट दैट गवर्नमेंट हैव डन, राइट। ये काफी अच्छी अचीवमेंट ऑफ, देख सकते हो, नहीं कुछ तो दिक्कत है, देयर इज सम इशू इन दिस नंबर, पहला वाला ही सही था आई गेस, यस। 5.8 का टारगेट था, 5.6 किया है। किसी ने तो कमेंट बॉक्स में मुझे कंफ्यूज कर दिया, है ना। एनीवेज चलो, आगे दे ही रखा होगा, अगले पेज पे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख ही जाएगा कि भारत सरकार का कितना टारगेट है। तो एक बार पहले उसी पेज पे आ जाते हैं सो दैट आपको और क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे है एकदम डिटेल में सब कुछ दे रखा है, तो ये अच्छे से समझ लो। जैसे कि सबसे पहले भारत सरकार ने बात की है फिस्कल डेफिसिट के बारे में, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा 2023-24 का यहाँ पे दे रखा है, इट इज 5.6% ऑफ द जीडीपी। एंड फिर बात की है 2024-25 के बारे में, इट इज
4.9% ऑफ द जीडीपी। यहाँ पे दिखाई देगा आपको 5.6% फिस्कल डेफिसिट एंड 4.9%। इसे कहते हैं राजस्व का या फिर यू कैन से राजकोषीय का घाटा। जो गवर्नमेंट का घाटा है वो यहाँ पे दिखाया गया है 5.6% 2023-24। और बोला कितना गया था कि होगा कितना 5.8, लेकिन 5.8 से भी हमने कम लाया है, इसे 5.6 पे लाया है। और अगले साल का टारगेट याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4.9% ऑफ द जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। ठीक है, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। तो बाकी भी और डेफिसिट यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, अगर आपको नंबर से याद रखने हैं तो आप कर सकते हो। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ये चारों डेफिसिट यहाँ पे दे रखे हैं कितना परसेंट होनी चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे अबाउट द इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट। तो ये काफी अच्छे से हो रखा है अचीव। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने बात की है भारत के जीडीपी के ग्रोथ रेट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द बजट हमारा ग्रोथ रेट 2023-24 में जो है वो रहा है अराउंड 8.2%। 8.2% की रेट से भारत ने ग्रोथ की है 2023-24 में। 2023-24 आवर ग्रोथ रेट वाज 8.2%। 8.2%, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, ये भी आपको याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ टैक्स प्रपोजल। तो सबसे पहली चीज जो भारत सरकार ने की है, सबसे पहली जो भारत सरकार ने की है वो ये की है कि बहुत सी चीजों से कस्टम ड्यूटी हटाई है। अब होता क्या है कस्टम ड्यूटी, जब भी हमारे देश में कोई चीज इंपोर्ट होती है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। उस वजह से वो चीजें महंगी हो जाती है। तो भारत सरकार ने पहली चीज क्या की है, 3 कैंसर की दवाइयों को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया। दैट मीन्स उस पर 0 कस्टम ड्यूटी कर दी है। तो आपको 3 कैंसर की दवाइयां हटा दी गई है कस्टम ड्यूटी से, बिकॉज कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दूसरा, 15% रिड्यूस कर दी है कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन का इंपोर्ट। तो भाई अब सस्ते हो जाएंगे आईफोन, और भी है ना, खरीदना है तो देख लेना। गोल्ड के ऊपर कर दी गई है कस्टम ड्यूटी 6%, प्लैटिनम के ऊपर कर दी गई है 6.4%। तब आप बोलोगे कि भाई गोल्ड और प्लैटिनम खरीदता अमीर लोग हैं, उनके लिए ड्यूटी और सस्ता करके क्या फायदा। तो इंडिया के बारे में, राइट, इंडिया के बारे में एक और चीज समझना कि इंडिया में गोल्ड जो है वो इंपोर्ट होता है, प्लैटिनम जो है वो इंपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है एक्सपोर्ट का वो है ज्वेलरी। हमारे देश से ज्वेलरी जो बनती है वो ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है। हमारा देश बहुत सारे रॉ डायमंड इंपोर्ट करता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग इंडस्ट्री और डायमंड का पॉलिशिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में है, जो कि गुजरात में है, हर कोई जानते हैं। दैट्स वाई हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है गोल्ड का, प्लैटिनम का, डायमंड का, इसके ऊपर के टैक्सेस रिड्यूस करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो। तो याद रखना, गोल्ड, प्लैटिनम, इसके ऊपर से जो यू कैन से इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कह सकते हो, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। गोल्ड पे 6%, प्लैटिनम पे 6.4%। श्रिम्प्स एंड फिश फीड, हमारे देश का फिशरीज एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और इस फिशरी के लिए फिश का खाना सस्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिश जो खाती है, मेजरली हमारे देश के जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर के साथ अलाइड एक्टिविटीज में फिशरीज करते हैं। तो उनके लिए जो फिश का फीड है, जो खाना उनको इंपोर्ट लाना पड़ता है, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। एंड 25 अलग अलग मिनरल्स को पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। तो काम की चीज है, फैक्ट आपको क्या याद रखनी है, 3 कैंसर की दवाइयां हटा दी गई है, 15% से यू कैन से रिडक्शन किया गया है मोबाइल फोन की कस्टम ड्यूटी पे, गोल्ड पे 6% है, प्लैटिनम पे 6.4, श्रिम्स एंड फिश का फीड पे 5% और 25 मिनरल को हटा दिया गया है। इस पूरा सार इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देन अब आते हैं
मिडिल क्लास के ऊपर, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके घर पे आज शाम को चाय पे चर्चा जिस टॉपिक पे होने वाली है, ज्यादातर लोगों के घर पे उसके ऊपर बात करते हैं, है ना, ज्यादातर लोगों के घर में, बिकॉज इस महीने ही सबको अपना रिटर्न फाइल करना है और इसी महीने टैक्स में भी चेंजेस किए गए, बजट भी आया है, तो आज शाम की चाय पे चर्चा इस पे फिक्स है। तो ये क्या है, उसमें आप भी अब कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप भी बता सकते हो अरे मुझे सब पता है ना। तो आपको कैसे पता है, तो ये भी बता देना किसने बताया, और इसीलिए इस वीडियो को भी लाइक कर देना अभी के अभी तुरंत। 300 लोग है और 260 है, तो 300 पे 300 तो कर दो जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टैक्स में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स या फिर न्यू टैक्स रेजीम की बात की गई है उसके बारे में समझते हैं। तो जिनका इनकम 3 लाख रुपए तक है, 3 लाख रुपए तक जिनका इनकम है, उनको जीरो टैक्स पे करना है, दे आर पेइंग जीरो टैक्स। जिनका इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, उन्हें पे करना है 5%। जिनका इनकम 7 लाख से 10 लाख है, उनको पे करना है 10%। जिनका इनकम 10 लाख से 12 लाख है, उन्हें पे करना है 15%। जिनका इनकम 12 लाख से 15 लाख है, उन्हें पे करना है 20%। और जिनका इनकम 15 लाख से ज्यादा है, उन्हें पे करना है 30%। तो अब इसमें अच्छी बात क्या है, लोग पैसे कैसे बचा सकते हैं, तो जैसे मान लो आपका इनकम 15 लाख के ऊपर भी क्यों ना हो, स्टिल आप 3 लाख रुपए तक का टैक्स आपका जीरो हो चुका है। 3 से 7 लाख रुपए तक का जो इनकम है उसके लिए 3% कटेगा, 7 से 10 लाख के लिए 10% कटेगा, 12 से 15, 10 से 12 वालों, 10 से 12 लाख रुपए तक का 15% कटेगा, 12 से 15 लाख रुपए तक 20%, और 15 लाख के ऊपर जितना भी आपका इनकम है उसका 30% आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर किसी का इनकम 20 लाख रुपए है, तो भाई उसे 15 लाख रुपए तक तो ये पूरे स्लैब से देना पड़ेगा। ऊपर के जो 5 लाख है, 15 के ऊपर जो 5 लाख है, उस 5 लाख में से क्या करना पड़ेगा, 5 लाख के लिए उसे 30% देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर वो करते हैं, राइट, जो ये चेंजेस किए गए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, बहुत टाइम के बाद इसमें चेंजेस आए हैं। तो इससे प्लस जो लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई इतना पैसा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले था 50,000 रुपए, अब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के कर दिया गया है 75,000 रुपए। Standard deduction for the salaried employees has increased from 50,000 to 75,000, कि इतने के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला, इतने के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखनी है। प्लस एक और चीज जो बोली गई है, अगर इन टैक्स स्लैब की बात करो तो इस टैक्स स्लैब से टोटल टैक्स पेयर का कितना पैसा, ये सब एनुअल है भाई, मंथली सैलरी इतनी थोड़ी होती है, 3 लाख रुपए 7 लाख रुपए, है ना, ये एनुअल चल रहा है। जनरल जनता जो है, कॉमन जनता, हमारे जैसी जनता, इनकी नहीं होती इतनी सारी सैलरी हर महीने की, ये साल की बात हो रही है। तो अगर ये सारे बेनिफिट जो जोड़ दिए जाए, इन सब से फायदा क्या हो रहा है, तो टैक्स का सेविंग होगा अराउंड 17,500 रुपए का, हर पर्सन का टैक्स सेविंग होने वाला है, राइट। जिनका इतना सारा इनकम है, उनका 17,500 का टैक्स सेविंग होने वाला है। प्लस जो पेंशन वाले लोग हैं, जिनको पेंशन मिलता है, उसके लिए बोला गया है कि पहले क्या था कि जो पेंशन था जिसके ऊपर कोई एक तरीके से डिडक्शन टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, वो था 15,000 रुपए। अगर आपको 15,000 रुपए तक का पेंशन मिलता है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को बढ़ा के कर दिया गया है 25,000। अगर आपको 25,000 तक का पेंशन मिलता है, देर इज नो टैक्स। 25,000 के ऊपर जितना भी पेंशन मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 0 to 3 लाख नील कर दिया है। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख के ऊपर 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से कर दिया है 75,000। एंड पेंशन पहले 15,000 तक जीरो टैक्स में था, अब 25,000 तक जीरो टैक्स में जा चुका है। ये है पूरा नया सिस्टम। अब आपके अवेयरनेस के लिए इस पीपीटी में मैंने पुराना सिस्टम भी डाल दिया है, आपका अगर मन करे तो पुराना सिस्टम भी आप एक बार पढ़ सकते हो। पुराना सिस्टम अगर आपको समझना है तो पुराना सिस्टम भी यहाँ पे है, एक बार पीपीटी में आप देख लेना पुराने सिस्टम को। देन इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर 20% टैक्स लगने वाला है।
अब सवाल ये होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, मान लो 1 लाख रुपए की, राइट, और 12 महीने के अंदर आपने उसको बेच दिया 1.5 लाख रुपए में, विद इन 12 मंथ्स। दैट मीन्स आपका 12 महीने के अंदर 1 लाख का कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। जो 50,000 रुपए आपने शॉर्ट टर्म में कमाए हैं, तुरंत की तुरंत, तुरंत की तुरंत खरीद के बेच के आपने जो पैसा कमाया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पहले था 15%, अब उसको कर दिया है 20%। तो जो लोग शॉर्ट टर्म में बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उनका टैक्स बढ़ा दिया गया है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म का, दैट मींस 12 महीने से ज्यादा अगर कोई चीज आप रखते हो, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कर दिया है 12.5%। वो कर दिया है 12.5%। उसके अलावा जो एंजल इन्वेस्टर्स होते थे, जिनके ऊपर एंजल टैक्स लगता था, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। अब एंजल टैक्स या एंजल इन्वेस्टर होते कौन है? एंजल इन्वेस्टर मतलब जैसे कोई एक स्टार्टअप कंपनी है, उसमें कोई एक ऐसा पर्सन है, जो एक इन्वेस्टर है जिसके पास बहुत पैसा है, वो उस कंपनी को पैसा देना चाहता है स्टार्टअप को। अब स्टार्टअप की फंडिंग को पैसा दे रहा है, मतलब देश का तो फायदा ही हो रहा है। तो उसमें क्या होता था, क्योंकि वो एंजल इन्वेस्टर है, उसने इसमें पैसा डाला है, उसके पास इतना पैसा था, तो उसको इसका टैक्स देना पड़ता है। जिस टैक्स को कहते थे एंजल टैक्स। अब यहाँ पे समझो, वो एक तरीके से एंजल बने ना उस कंपनी के लिए, उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं वो। तो एंजल टैक्स इज लेविड ऑन द कैपिटल्स रेज्ड वाया इशू ऑफ शेयर्स ऑफ unlisted company, that means a kind of startup, from Indian investor if the share price of issued share is seen in excess of fair market value of the company। जैसे मान लो एक कंपनी का मार्केट वैल्यू है 100 करोड़, दैट मीन्स इसके एक शेयर की वैल्यू होगी अराउंड मान लो 1 करोड़, 1% शेयर की। अब एक एंजल इन्वेस्टर क्या करता है, वो बोलता है मुझे आप दे दो आपकी कंपनी का 50% शेयर, और उसके लिए मैं आपको 100 करोड़ दूंगा। 50% के लिए ही 100 करोड़ दूंगा, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन इसने क्या कर दी, एंजल ने 200 करोड़ कर दी। 100 करोड़ जिसने इन्वेस्ट किया उसके पास 50% शेयर है, बाकी सबके पास 50% शेयर है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यू क्या होगी, डबल हो गई। तो इस टाइप के जो बेचारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो देश के लिए हेल्प कर रहे हैं, इनके ऊपर जो एंजल टैक्स लगता था, उस एंजल टैक्स को हटा दिया गया है। दैट मीन्स भारत सरकार एक तरीके से क्या करना चाह रही है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाह रही है। भारत सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट करना चाह रही है। एंड दूसरा, यहां पे इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स जो है ऑन फॉरेन कंपनीज, इसको रिड्यूस किया है 40% से 35%। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, ये इनकम टैक्स होता है बड़े कॉर्पोरेट फर्म्स का, जो बाहर के देशों की इतनी सारी कंपनियां, जैसे हमारे देश में आती है, एप्पल आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, इन्हें कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ता है। तो इनका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 40% था, उससे रिड्यूस करके 35% कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन की कंपनीज हमारे देश में आए। और अगर फॉरेन की कंपनीज हमारे देश में आएगी तो ज्यादा इंफ्रा बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब क्रिएट होंगे, तो हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इसलिए इसको भी 40% से रिड्यूस करके 35% कर दिया है। अब ये तो हो गए पूरे फाइनेंशियल प्रोविजन। अब छोटे छोटे फैक्ट्स कुछ बजट के बारे में। अब बजट मतलब भारत का खर्चा और इनकम। तो भारत सरकार अगर इनकम की बात करते हैं, तो भारत सरकार अगर 100 रुपए कमाती है, उन 100 रुपए में से कितने रुपए कहां से आते हैं? तो 100 रुपए में से 27 रुपए जो है वो भारत सरकार बोरो करती है। 27% ऑफ द मनी इज बोरोड मनी। देन उसके बाद सबसे बड़ा सरकार के लिए इनकम जनरेट करता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स 19 रुपीज। हर 100 रुपए में से 19 रुपए इनकम टैक्स के आते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे आता है जीएसटी, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हर 100 रुपए में 18 रुपए जो है वो जीएसटी से आते हैं। तो पहले तीन आपको बस याद रखने हैं। सबसे ज्यादा पैसा सरकार को मिलता है बोरो करने से, दूसरा इनकम टैक्स से, और तीसरा जीएसटी से। ये तो है सरकार का इनकम। अब सरकार के खर्चे की बात करें, तो अगर आपका इनकम सबसे ज्यादा बोरो करने से आया है, तो आपका सबसे ज्यादा पैसा जाएगा कहां पे? आपका सबसे ज्यादा पैसा जा सकता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, राइट। बहुत बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। बट अगर सरकार के एक्सपेंसेस की हम बात करें, कि सरकार ने अगर 100 रुपए खर्चा किए,
तो इस 100 में से पैसा कितना कहाँ जाता है? तो 21 रुपीज जाता है स्टेट के शेयर देने में। हमारे देश की इतने सारी अलग अलग स्टेट्स हैं, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उनको अपना अपना 100 रुपए में से 21 रुपया दे दिया जाता है। और दूसरा 19 रुपए जाते हैं इंटरेस्ट पे करने में। जो आपने 27 रुपए ले रखे उसका इंटरेस्ट आप पे करते हो 19 रुपए हर साल। देन सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे होता है? स्टेट का शेयर देने में, दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट पे करने में, दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट पे करने में, और तीसरे नंबर पे सरकार 16%, 16 रुपए खर्चा करती है ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। जो भारत सरकार अलग अलग स्कीम लेके आता है ना, उस स्कीम पे पैसा खर्चा किया जाता है। तो ये तीन चीजें जहां से सरकार का इनकम होता है, और तीन चीजें जहां सरकार पैसा स्पेंड करती है, ये आपको याद रखना है। देन द लास्ट पार्ट, भारत सरकार का मेजर एक्सपेंडिचर कहां पे है? तो हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कौन सी मिनिस्ट्री का है? हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इज ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री। सबसे ज्यादा पैसा डिफेंस पे खर्चा होता है। दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तो ये दो याद रख लेना। सबसे ज्यादा है डिफेंस, दूसरा है रूरल डेवलपमेंट, और तीसरा है एग्रीकल्चर। तीसरा है एग्रीकल्चर। तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारा होता है बिकॉज ऑफ आवर बिलव्ड नेबर्स दैट वी हैव, हमारे जो प्यारे पड़ोसी है हमारे पास, पाकिस्तान और चाइना। इस वजह से हमारा काफी ज्यादा पैसा खर्चा होता है डिफेंस के ऊपर। फिर यहाँ पे भारत सरकार के अलग अलग स्कीम के फंडिंग अलोकेशन की बात की है। कई बार आपके एग्जाम में होता है ना कि भाई इस स्कीम को कितना फंड दिया गया है, वो पूछ लिया जाता है। तो वो कैसे चूज करते हैं? रैंडमली किसी भी स्कीम का नहीं पूछा जाता, जो स्कीम न्यूज में चल रही है। तो इस पे यहाँ पे दे रखा है एमजी एनआरईजीए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। तो ये एक बार बस गो थ्रू कर लेना कि किसके ऊपर खर्चा ज्यादा हो रहा है। देन दीज आर सरकार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना है, क्या टारगेट है। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, दैट इज बजट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट। किसी को इंटरेस्ट है बजट में, तो ये बजट प्रोफाइल जरूर देख लेना। तो हमारा टोटल बजट कितने का है? 48.21 लाख करोड़। ये नंबर अच्छे से याद रखना। इस साल का भारत सरकार का बजट कितने का है? 48.21 लाख करोड़। अब ये 48.21 लाख करोड़ कहां से आएंगे, ये सब यहां पे दे रखा है। और ये 48.21 लाख करोड़ कहां पे जाएंगे, ये सब यहां पे दे रखा है। पैसा आएगा किधर से और पैसा जाएगा किधर, राइट? पैसा आएगा किधर से और पैसा जाएगा किधर, ये सब चीजें यहां पे दे रखी है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फाइनल पार्ट ऑफ द बजट। आई होप आप सबको बजट बिल्कुल समझ आ गया हो। और अगर आ गया है तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बताई देना। एंड अगला जो शहर आप चाह रहे हो जहां पे मैराथन हो जीके के लिए, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। This was it for today's session. Thank you so much. I hope you liked, enjoyed, and understood the budget for this particular year from your exam perspective. Thank you so much. Take care. Bye bye. Stay safe.